नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। जैसा कि स्वतंत्र देव सिंह को आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी विधान परिषद के नेता सदन चुने गए हैं स्वतंत्र देव सिंह। सीएम योगी के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति भी जताई। सदन में विपक्ष से मोर्चा लेंगे अब स्वतंत्र देव सिंह। इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे स्वतंत्र देव सिंह। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे स्वतंत्र देव सिंह, तो दूसरी तरफ विधान परिषद के नेता सदन चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदन के नेता योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है। विधान परिषद के नेता सदन को लेकर सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने नाम का प्रस्ताव रखा था। सीएम योगी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी और उनके अन्य सहयोगियों के साथ सहमति हुई और सहमति के बाद नेता सदन उन्हें चुना गया। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, आज ये बड़ी खबर आती है कि यूपी विधान परिषद के नेता सदन चुने गए हैं स्वतंत्र देव सिंह। बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बने हैं विधान परिषद में नेता सदन। आपको बताना चाहूंगा नियमों के तहत कैबिनेट मंत्री को ही नेता सदन का दर्जा मिल सकता है। स्वतंत्र देव को नेता सदन बनाए जाने के बाबत विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह की ओर से शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन होंगे और सभापति कुंवर मान वेन सिंह ने उन्हें नेता सदन के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा विधान परिषद में नेता सदन थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है। नियमों के तहत कैबिनेट मंत्री को ही नेता सदन का दर्जा मिल सकता है। स्वतंत्र देव को नेता सदन बनाए जाने के बाबत ही विधान परिषद के प्रमुख डॉक्टर राजेश सिंह की ओर से शुक्रवार को यह आदेश यानी आज यह आदेश जारी हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होती है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों के ही कार्यभार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से विधान मंडल शुरू हो गया है उसी तरह से विधान परिषद के भी कार्यशैली सही हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कैबिनेट मंत्री को ही दर्जा दिया जाता है। इससे पहले इसे दिनेश शर्मा को यह उपाधि मिली थी, लेकिन उनको इस बार नहीं मिल सका क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री नहीं थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ये जरूर झटका लग सकता है दिनेश शर्मा को, तो ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और इस समय देखिए नितिन, स्वतंत्र देव सिंह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे। इससे पहले उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली और वो मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में बनकर उभरी भी। बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरह से लगातार अभी भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके हाथ में है और लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए, क्योंकि अब इनके ऊपर ज्यादा कार्यभार बढ़ चुका है। क्योंकि इससे पहले भी जल मंत्री थे और इसके अलावा अब नेता सदन बना दिए गए हैं विधान परिषद के। तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में किसका नाम चल रहा है, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का काम भी इनको देखना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा काम बढ़ जाए, इनके ऊपर भार बढ़ गया है, तो जिसके जो है पार्टी विचार कर रही है कि जल्द ही हमें नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सकता है भाजपा का। और ये देखने वाली बात जरूर होगी कि दिनेश शर्मा उनके खास नेता माने जाते, पूरे डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनका जिस तरह से रवैया रहा पार्टी के प्रति या पार्टी का उनके प्रति रवैया रहा, ये बड़ी निराशाजनक बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और अब विधान परिषद के नेता सदन, ये तीन बड़ी जिम्मेदारी हैं स्वतंत्र देव सिंह के पास। तो देखना होगा कि उनका ये बोझ हल्का होता है या नहीं होता है और नेता सदन के रूप में वो इस जिम्मेदारी को कैसे आगे ले जाते हैं, कैसे विपक्ष को करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। वाराणसी जिला जज ही करे मामले की सुनवाई। ये 3 सुझाव दिए हैं। 6 से 8 हफ्ते में जिला जज सुनवाई पूरी करे। शिवलिंग का एरिया सील रहेगा। वजू के लिए व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक के अंतरिम आदेश को जारी रखा है। शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को अनुभवी और परिपक्व हाथों द्वारा सुना जाना चाहिए। हम ट्रायल जज पर
सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादा अनुभवी हाथों द्वारा यह केस देखा जाना चाहिए, तभी सभी पक्षों को फायदा होगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के भीतर पूजा करने के मामले को लेकर जिला जज द्वारा देखा जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला लेंगे कि हिंदू पार्टी का दावा कितना मजबूत है। तब तक कथित शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा और मुस्लिमों के लिए नमाज की छूट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 8 हफ्तों का समय दिया है। तब तक सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। जो अंतरिम आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वजू वाले स्थल को पूरी सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वहां पर शिवलिंग जैसी संरचना बताई गई है। इसके अलावा नमाजियों के भी नमाज करने पर रोक नहीं होनी चाहिए। तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब तक जिला जज इस मामले का निपटारा नहीं करते हैं, तब तक जिला जज वजू के लिए उचित व्यवस्था करें और साथ ही कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कथित शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई अब 6 जुलाई तक के लिए टल चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से ज्ञानवापी मामले को पुनः वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है, मामले को हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से अब साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कानून की एक लड़ाई होगी, जहां पे साक्ष्य जीतेगा, जहां पे सबूत की जीत होगी, जहां पे जो फैक्ट होगा उसकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। लेकिन हम चाहते हैं मुस्लिम पक्षकार भी धैर्यता के साथ कानूनी तरीके से अपने पक्ष रखें। सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है और एक सद्भावना के साथ हम इस केस को लड़ें और इस केस में जो भी माननीय कोर्ट का निर्णय हो उसको हम सब मानें। तो बहुत बहुत सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है। अब माननीय वाराणसी कोर्ट के अधीन जो मामला है सिविल कोर्ट, तो निश्चित रूप से उसमें हम साक्ष्य और प्रमाण हिंदू पक्षकार अपना जो दावा है हम करेंगे और निश्चित रूप से ये देश की सद्भावना के लिए पुनः एक बार भगवान विश्वेश्वर भगवान का भव्य मंदिर बनने के मार्ग उसी तरह प्रशस्त होंगे जैसे राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला कि वजू स्थल को सुरक्षित रखा जाए या कहीं और पहुंचाया जाए। इसके अलावा किसी भी नमाजी को नमाज करने से रोका नहीं जाना चाहिए और 8 हफ्ते का समय दिया गया है जिला अदालत को कि 8 हफ्ते के भीतर भीतर जिला जज सुनवाई पूरी करें और किसी अनुभवी हाथ में यह सुनवाई होनी चाहिए। शिवलिंग का एरिया सील रहेगा, जो कथित शिवलिंग का एरिया बताया गया है उसे सील रखा जाएगा। वजू के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश अभी भी जारी है कि जो संतुलन है वो जारी रहे। आज भी मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया है और 6 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। तब तक का इंतजार करना होगा और तब तक पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी। जिला अदालत में किस तरह की कार्रवाई होती है और मुस्लिम और हिंदू पक्ष अपनी क्या क्या दलीलें इस दौरान रखते हैं, किस तरह के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, ये भी फिलहाल बड़े सवाल रहेंगे। और इस दौरान साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत क्या कुछ तय करते हैं, यह भी फिलहाल निगाहें सभी की टिकी रहेंगी। और सिर्फ वाराणसी ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी रहती इस तरह के मामलों में, क्योंकि आस्था से जुड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष और एक तरफ है मुस्लिम पक्ष। तो श्रृंगार गौरी में पूजा करने देने के लिए अनुमति मांगी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा की गई थी और इसके बाद मामले में सुनवाई हुई, सर्वे हुआ। यह सर्वे शनिवार से शुरू हुआ और 3 दिन तक लगातार यह सर्वे चला। सर्वे में पाया जाता है कि जो वजू खाने वाला एरिया है वहां पर कथित शिवलिंग जैसी संरचना है।
और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली। 6 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। अब छुट्टियों के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी। ये लंबा समय फिलहाल लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टली। ज्ञानवापी केस जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं, ये कहा है। एक तरफ चक्रपाणी महाराज ने कोर्ट के फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। और 814 दिन बाद आखिरकार आजम खान की रिहाई हुई है। जेल के बाहर सैलाब उमड़ पड़ा उनके समर्थकों का। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। अब्दुल्ला आजम खान पहली तस्वीर में उनके साथ नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव जिन्होंने 40 मिनट तक जेल के बाहर इंतजार किया और आजम खान जब सीतापुर जेल से बाहर निकल कर आए, देखे उनके समर्थकों के लिए उनका प्यार। और समर्थकों से आजम खान मिलने के बाद वहां से सीधा रवाना हुए पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर की तरफ, क्योंकि अनूप गुप्ता ने जिस तरह से बताया कि जब भी कोई भी आजम खान से मुलाकात करने के लिए आता था, थोड़ा समय उनके साथ बिताता था। इंतजार क्योंकि लंबा करना पड़ता था, इसलिए अनूप गुप्ता पूरी तरीके से देखरेख करते थे उनके परिजनों की, उनका देखभाल करते थे। और जब नासाज हुई अनूप गुप्ता की तबीयत, तो आजम खान देखे वहां पर उनके साथ मौजूद रहे, उनका हालचाल जाना। क्या कुछ कहा? कोई खास बात नहीं हुई। असल में हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इधर चुनाव के बाद हम जेल जा भी नहीं पाए थे मुलाकात करने। तो उनको मालूम हुआ होगा कि हम बीमार हैं, तो आज देखने भी आए और जेल पड़ोस में है, तो बस यही निकलना था। जी मुलाकात करते। सीतापुर जिला कारागार में जब अब्दुल्ला आजम थे, उसके बाद रिहाई हुई, वो भी आपके पास आए थे और आजम खान भी आज आपके से मुलाकात करके आए हैं, तो बड़ा घनिष्ठ रिश्ता समझ में आ रहा है। क्या कहेंगे? घनिष्ठ क्या है, इसे देखिए हमारे पड़ोस में मकान है जेल के, और यहाँ पर जैसे उनके परिवार का कोई भी रिश्तेदार आया या बेटा आया या बहू आई, तो अब 2 घंटे जैसे वहाँ पर 10 बजे पर्ची लगती थी जेल की मुलाकात, और मुलाकात 1 बजे होती थी, तो 3 घंटे जो बिताने होते थे, तो 3 घंटे वो यहीं बिताते थे। तो परिवार साथ रहना, घुलना मिलना, खाना पानी ये सब होते हुए अटैचमेंट एक जो है वो होता गया, पारिवारिक अटैचमेंट होता गया। जो भी बहन आई, उनकी साली आई, तो जो भी आया तो वहाँ पे जाके बताते होंगे भाई कहाँ पे रुके, इतनी देर क्या हुआ, तो ये परिवार के साथ में रुके, यहाँ पर रुके, नाश्ता पानी पिलाया, कराया, खाना खिलाया, तो ये एक अटैचमेंट होता, तो ये उनको पारिवारिक लगता। अच्छा, अनुपम, एक बात देखी जा रही है कि आप समाजवादी पार्टी से आजम खान नाराज? हमें तो नहीं लगा। नहीं, आज शिवपाल यादव मुलाकात करने आए थे, उसके पहले भी मुलाकात करने आए थे, लेकिन आजम खान से मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं आए थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी आए थे, हमारे अंबिका चौधरी जी आए थे, हमारे माता प्रसाद पांडे जी आए थे, लेकिन अभी जब मुलाकात करने के लिए नंदा जी आए थे, प्रतिनिधि मंडल जब आया था, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई ना। आजम खान की कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई पड़ रही है। वो असल में आजम साहब जो है वहाँ पर मुलाकात का जो है प्रशासन ने शायद मुलाकात कराई है, नहीं कराई है, प्रतिनिधिमंडल वहाँ से नहीं, वहाँ पर उनको तो बता करके नहीं आए थे। तो आजम साहब तो अपने बेटे से भी नहीं मिले इतने दिन हो गए, अपनी पत्नी से भी नहीं मिले, उनको मना कर दिया था, उनको भी नहीं मुलाकात करते थे। अच्छा, आजम खान का स्वास्थ्य कैसा है? जैसे बताया जाता है स्वास्थ्य बहुत खराब है। नहीं, ये तो नहीं कहा जाए कि खाली दिखावा था कि समाजवादी के प्रति नाराजगी है। अब ये हम जेल से बाहर आने का नहीं जेल क्या न्यायालय कर रही, जेल पे कौन सा उन्होंने कौन सा वो कर दिया? ये तो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने दिए जमानत, और कौन सा मतलब पैरोकारी में कभी रह गई भाई? भाई उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी है कि आप एक बताइए, 6 महीने जो है जजमेंट रुका रहा, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट गया तब वहाँ पर भी उनको बेल दी गई है। आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे दर्ज थे, ये कोई राज्य सरकार के द्वारा पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर दर्ज किए गए मुकदमे नहीं थे। ये मुकदमे पीड़ितों की ओर से, गरीबों की ओर से, उनकी ओर से दर्ज कराए गए थे जिन पर अत्याचार किया था आजम खान ने सत्ता में रहते हुए। आज आजम खान की जमानत हुई है। जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको दोष मुक्त मान लिया गया है, उनके अपराधों की उनको माफी मिल गई है।
आजम खान को सजा मिलकर के रहेगी। ट्रायल कोर्ट जब अपना ट्रायल पूरा करेगी तो आजम खान के लिए सजा मुकर्रर जरूर होगी। संदेश यही है कि आखिर में सच की जीत जरूर होती है और सच्चाई की जीत हुई है। लगभग 2.5 साल के बाद अब आजम भाई जेल से बाहर निकलेंगे तो किस तरीके का जो एक माहौल है आपके घर में और रामपुर में, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जाहिर है खुशियों का माहौल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहा ना कि सच्चाई की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। अच्छा, लगातार यूनिवर्सिटी में भी जांच चल रही है, ये है वो है, तो इसके बारे में कुछ खास बात जो आप कहना चाहते हो? कि जांच पूरी हो। और देश की सबसे बड़ी विधानसभा अब पेपरलेस हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई विधानसभा की शुरुआत की है। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान के तहत कामकाज करेगी। 23 मई से शुरू होने जा रहे विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरीके से हाईटेक होने वाला है। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब सभी कुछ टैबलेट के माध्यम से होंगे। और इतना ही नहीं, आम जनता भी सदन में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के व्यवहार को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। इसके लिए विधानसभा में सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईटेक विधानसभा का निरीक्षण भी किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधान भवन में वन नेशन वन एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च किया और इसके लिए सभी विधायकों को 2 दिनों तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मांग की सीएम और उनकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाए। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अयोध्या काशी मथुरा मामले पर। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, नाम सुनते ही सपा का मन कसैला हो जाता है। ये ट्वीट किया है, कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। तो सपा कांग्रेस पर निशाना साधा है उन्होंने। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राम कर्म कृष्ण हृदय और शिव इस देश के मस्तिष्क। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शुक्रवार यानी जुमे के दिन 1200 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए। हालात ये हो गए कि पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल हो गई। बाहर भी भारी भीड़ जुटी रही और इसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया। लाउड स्पीकर पर लोगों ने दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की। उधर जुमे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी संख्या में कमांडो और फोर्स को तैनात किया गया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सदस्य का कहना है कि ज्ञानवापी की क्षमता लगभग 700 लोगों की है। अंदर जगह फुल हो गई है, इसीलिए अब और लोग ज्ञानवापी न आए। और हाथरस के जंक्शन थाना क्षेत्र के लखनऊ-पूरा मार्ग पर एक फैक्ट्री जिसमें अवैध रूप से कांच साफ करने संबंधी रसायन बनाया जा रहा था और उसको प्रदूषण नियंत्रण टीम की उपस्थिति में सील करा दिया गया। दरअसल पल्लेह की फैक्ट्री मालिक को निरीक्षण के समय संबंधित फैक्ट्री के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में आवश्यक पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध न करा पाने की वजह से अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को सील कर दिया गया। प्रदेश में चालकों की लापरवाही के चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं बीती रात NH-91 पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। कानपुर से दिल्ली जा रही थी ये बस और अचानक से ये हादसा हो गया NH-91 पर, जब एक ट्रक से भिड़ंत हुई। जानकारी के अनुसार आजाद नगर डिपो की बस यात्रियों को लेकर रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।